पराजा साहब, आप एक जर्नलिस्ट है, एक आम आदमी है, ख़रीदारी भी करते हैं सर, गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, आम लोगों से भी मिलना होता है। वरान तो शायद नहीं मिलते, चाहे वो अपोजिशन हो हुकूमत में, वो तो नहीं मिलते, आप मिलते हैं, हम मिलते हैं। एक आम आदमी इस वक्त परेशान है कि महंगाई इतनी है कि उसकी आमदन वही है, बल्कि उससे भी शायद कम हो गई है, तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हुकूमत कहती है ये वर्ल्ड वाइड मामला है। तो सर, ये वर्ल्ड वाइड मामले को हुकूमत पहले तवज्जो नहीं कर पाई, टैकल नहीं कर पाई है कि अब हम महंगाई में तरक्की करते हुए आगे जा रहे हैं, तो ये किस तरह से इस चीज़ों को रोका जा सकेगा? जी पराचा साहब। पराचा साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। शान सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं मलेशिया से। बहुत शुक्रिया शान सईद साहब आपके वक्त का। सर, ये वर्ल्ड वाइड महंगाई की हुकूमत बार बार बात कर रही है। सर, वर्ल्ड वाइड तो महंगाई हुई है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान जैसी हुकूमत में इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए। डॉलर है वो हमारी पहुंच से बाहर हो रहा है, पेट्रोल है वो आलमी मंडी में ज़्यादा है तो हमारे पास भी यहाँ ज़्यादा है। अब इसमें हुकूमत को करना क्या चाहिए था? जब ये महंगाई का तूफ़ान आ रहा था तो नज़र तो आ रहा था, अब जैसे इकोनॉमिस्ट इंडिकेट कर रहे थे कि फ़लाँ महीने में ये सूरत हाल हो जाएगी, फ़लाँ माह में ये सूरत हाल हो जाएगी। आपने देखा हुकूमती इक़दाम कुछ थे इस हवाले से, या हुकूमत फिर हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, इंतज़ार कर रही थी इस अमल का? आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक तो है पूरी दुनिया में जो इस वक्त इन्फ्लेशन है और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है। हमने लास्ट नवंबर में अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको न्यूज़ लेटर में कहा था कि पूरी दुनिया में स्टैगफ्लेशन आ रहा है। स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब है? जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, ग्रोथ कम होती है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं, बहुत सारे ममालिक दुनिया के वो स्टैगफ्लेशन है। तो जो गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक पार्शली उसको मैं कह सकता हूँ सही है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन आया हुआ, उसकी बड़ी वजह है ऑयल। दूसरा सवाल कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्यों है, इसकी वजह क्या है, हम क्यों नहीं टैकल कर सके? इसकी बेसिक वजह यह है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो सेंट्रल बैंक एग्जीक्यूट करता है, इट हैज फेल्ड मिजरेबली। गवर्नमेंट, हर मुल्क के पास दो पॉलिसीज होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी डोमेन होता है गवर्नमेंट का, जी, रेवेन्यूज इकट्ठे करे और अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो करे। दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जो सेंट्रल बैंक का मैंडेट होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी रखे, महंगाई को कम रखे, ग्रोथ स्टेबिलिटी रखे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखे। अनफॉर्चुनेटली अगर आप रिकॉल करें, पिछले साल 28 जनवरी 2020 को हमारा जो डिस्काउंट रेट था वो 13.25% पे था। जी हाँ। 2019 में, 2020 में सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट कम कर रहे थे। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जहां पर सेंट्रल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो वहां से ही पता चल गया था बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी है। और अगर अभी भी हम अपना डिस्काउंट रेट 10% पे ले जाएं, मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूं कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इस इन्फ्लेशन को नहीं कंट्रोल कर सकती। हमारी इकोनॉमी अगले साल सब पार ग्रोथ में जा रही है और हमारे मुल्क में ऑलरेडी स्टैगफ्लेशन है, जिसका बहुत बड़ा जो रेपरकशन है वो पूरी मैक्रो इकोनॉमी को फील होगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फेल्ड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो प्योरली रिस्पॉन्सिबल है इसकी। सही, ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो आप बता रहे हैं। लेकिन ये दोनों, हमने तो फिस्कल पॉलिसी की अगर हुकूमत की बात करें तो वहाँ भी सूरत हाल जो दावे थे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ज़्यादा हमने काम किया है डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से, और दूसरा जो मॉनेटरी पॉलिसी में वो तो शायद बहरहाल उस पर तो बहुत ज़्यादा सवाल उठते रहे हैं गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से। शौकत पराजा साहब, मेरा सर सवाल आम आदमी के हवाले से था। आप भी एक आम आदमी हैं, हम जब बाहर निकलते हैं लोगों का एक ही दावा था कि कम हो सकती है महंगाई, हम कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, तो कह रहे हैं हुकूमत फिर क्या कर रही है? तो सर, ये इस वक्त हुकूमत करी, हमारे तो बस में नहीं है क्योंकि आलमी तौर पर महंगाई हो रही है, तो फिर हुकूमत के बस पे क्या है? वो 3-4 साल से मुआशी तौर पर बेहतरी के जो दावे हैं वो किधर हैं? पराचा साहब, वो तो स्टेट बैंक के गवर्नर ने कह दिया ना कि जी डॉलर ऊपर गया है तो इससे जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं उनको खानदानों को फायदा होगा। वो तो खुश हैं,
कि डॉलर ऊपर चला गया। अब वो चूंकि खुद भी बाहर रहने वाले हैं, वो IMF के साथ, IMF के मुलाजिम रहे हैं, इजिप्ट में थे इधर आने से पहले, तो वो तो उसी हवाले से बात करेंगे। ये एक मजाक भी बना हुआ था कि एक खातून पाकिस्तान में थी, बेटा बाहर से पैसे भेजता था, जब ये डॉलर ऊपर गया तो खातून एक मेरा बेटा पहले 50,000 भेजता था, अब वो 80,000 भेज रहे हैं। अब उस गरीब को क्या पता कि वो डॉलर जो है वो ऊपर चला गया और वैल्यू रुपए की डी वैल्यू हो गया रुपया। लेकिन स्टेट बैंक गवर्नर को ये सोचना चाहिए, ये कहकर कि डॉलर तो अच्छा है ऊपर जा रहा है, भाई उससे जो पाकिस्तान के अंदर जो आम आदमी है, जो आम आदमी छोड़े, आप तो बेचारा सफेद पोश भी कुचला गया। महंगाई एक हकीकत है, महंगाई ने कुचल के रख दिया है, लोगों की जिंदगियां अजाब बन चुकी हैं और लोग झोलियां बार बार के बददुआएं होकर ये आए हैं। और जब से आए पाकिस्तान पे एक नौजत छा गई और पाकिस्तान में जो खुशहाली थी, हर बंदा 2-3 वक्त की रोटी खाता था, वो नहीं खा सकता। ये एक पर्सपेक्टिव है। अब हुकूमत का पर्सपेक्टिव अगर सुना जाए, कोई शक नहीं है कि कोविड आया है। कोविड में अगर इंसान बाहर निकलना मुश्किल था तो इमेजिन के जो प्रोडक्शन थी, जो इनकम जनरेशन के मौके थे, वो कितने महदूद हो गए। यानी बेरोजगारी अगर बढ़ी तो इसमें हुकूमत से ज्यादा कोरोना जो फैला पूरी दुनिया में, मसलन एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई, शिपिंग इंडस्ट्री बैठ गई, ट्रांसपोर्टेशन बैठ गई, तो लामाला उसका इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ा। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ नेगोशिएशन में था और ये एड जो इसका लोन है वो हम उसके बेनिफिशियरी हैं, तो IMF की तरफ से कंडीशनैलिटीज होती हैं कि बिजली बढ़ा दें आप, जनाब पेट्रोल पे डिस्काउंट ना दें, सब्सिडी ना दें, आप खाने पीने की चीजों पे सब्सिडी ना दें। तो ये जो क्रश लोगों का आया है, लोगों को एक क्रैश वाली सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, इसके मल्टीपल फैक्टर हैं। जहां हुकूमत की अपनी पॉलिसियों की वजह से ये इसने कंट्रीब्यूट किया है, वहीं पर कोरोना की वबा की वजह से जो आलमी कसाद बाजारी आई है उसकी भी कंट्रीब्यूशन है बहुत सारी। बिल्कुल, ये एक बहरहाल हुकूमत जो बात कर रही है वो भी यहाँ पे है, लेकिन एक आम आदमी है उसके लिए तो चीज़ें आसान हो। जो अलार्मिंग सिचुएशन आपने बताई है शान सईद साहब, सर शान साहब ये अब किया क्या जा सकता है? हुकूमत के बाद 1.5 साल है, अब पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन हम उसको कुछ तो कर सकते हैं जिसमें बेहतरी हो जाए। किसी सेक्टर में आप देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपनी फिस्कल पॉलिसी के अंदर, मुझे तो नज़र नहीं आया, शायद आप बेहतर तौर पर, आप इकोनॉमिस्ट जानते हो कि वहाँ बेहतरी हो रही हो। मॉनिटरी पॉलिसी के आप खुद अहवाल बता सकें, क्या किया जा सकता है शॉर्ट टर्म और फिर लॉन्ग टर्म कि ये चीज़ें कंट्रोल हो सकें? देखिए जी, सबसे पहली बात जो फिस्कल स्पेस है उसमें मैं पूरा क्रेडिट दूंगा शौकत तरीन साहब को, अ मैन हु ब्रिंग्स स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी इन द मार्केट। जब से शौकत तरीन साहब आए हैं, हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो 40% इंक्रीज हुए हैं, तो वहां पर क्रेडिट देना चाहिए। और फिस्कल साइड जो गवर्नमेंट का डोमेन है उसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किस तरह स्टेबिलिटी लाई जाए। मॉनेटरी पॉलिसी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अगले 1.5 साल तक कोई मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये आप याद कर लें। जहां तक सोल्यूशन का है ताल्लुक, तो ये मैंने डायरेक्टली आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और जनरल बाजवा साहब को कहूंगा कि वो बैंकों के प्रेसिडेंट से डायरेक्टली बात करें और हमें अनऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज परस्यू करनी होगी। हम लोग इजीली बैंक जो हैं वो 50 से 70 बिलियन डॉलर अगर अपनी वो वर्कफोर्स को पुश करें, रेमिटेंसेस 30 जून 2022 तक आ सकती हैं। और वो उसी वक्त आएंगी जब हबीब बैंक, MCB, ये सारे जो बड़े बैंक्स हैं ये अपनी लेबर फोर्स को पुश करेंगे और उससे जो है पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आ सकती हैं। एंड रेमिटेंसेस आर द ओनली सेवियर फॉर पाकिस्तान फॉर 2022। तो मेरा ख्याल है इमरान खान को डायरेक्टली बैंकों के हेड से, बड़े काबिल इस वक्त बैंकर्स बैठे हुए हैं। मैं अगर आपको बताऊं, हबीब बैंक में बैठे हुए हैं इस वक्त मोहम्मद औरंगजेब, जिन्होंने ABN AMRO पाकिस्तान चलाया हुआ, वॉटन ग्रेजुएट है, बड़े जबरदस्त है, उनकी क्रेडिबिलिटी है। JP मॉर्गन के CEO थे वो एशिया में। दूसरे आतिफ बाजवा हैं जो इस वक्त बैंक अल-फलाह के हैं, कोलंबिया स्कूल के ग्रेजुएट हैं। ये दोनों बंदे इमरान खान के हेल्प कर सकते हैं और इमरान खान को आइडिया दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।